आज अपन दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। आ जाओ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 2, रक्त। रक्त के भाग, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय, धमनी, शिरा। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, आरएच फैक्टर। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहली यूनिट के दो पार्ट पढ़ लिए। पहली यूनिट के पार्ट थे दो। कितने पार्ट थे भाई? दो। एक तो सूक्ष्म जीव और एक उनके रोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा, जो ब्लड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई? ब्लड। देखो, यहां से परीक्षाओं में बहुत बार भाई प्रश्न पूछे जाते हैं। गौर से देखना। आज हम क्या पढ़ेंगे? रक्त, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। फिर पार्ट ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के भाग पढ़ेंगे। फिर ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। आरएच फैक्टर पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद में अपन धमनी, हार्ट, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। दिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दिल की बात करेंगे। और धमनी और सिरा, आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है भाई जो आज स्टार्ट हो रहा है। कंटिन्यू क्लास के अंदर बने रहना। तो डाल दो यूनिट सेकंड और क्या क्या पढ़ेंगे लिख लो एक बार। सारी चीजों को फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। हाँ, जो बोर्ड पे दिख रहा है वो लिख लो। एक एक पढ़ते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे एक एक चीज को। ऑल कंपटीशन में यहाँ से भाई प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब लिख करके फिर ब्लड डाल दो। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम? ब्लड की बात करेंगे, रक्त पढ़ेंगे, रक्त। इसमें अपन सारी बात सीख जाएंगे। ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज होती है, ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट कैसे होता है, कहाँ से पंपिंग होती है, किस में से बहता है, किस में से आता है, हृदय क्या काम करता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस व्यक्ति को खून दे सकते हैं, किस व्यक्ति का खून वापस ले सकते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आरएच फैक्टर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट आपने ब्लड डाल दिया ना। रक्त, रक्त डाल दो। रुकेंगे नहीं, फोटो खींच लो। जो लेट आके बैठे हैं ना वो। सबसे पहला पॉइंट ब्लड।
अकेली कैसे बैठती, तेरी कोई इशू बना को ना कि है? कोई इशू कौन बने। चलो, आज अपन अपने खून की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? खून। ब्लड को क्या क्या बोलते हैं? रक्त, खून, लोई। लोया का लोई। जी लोया गया दियो मेरे लिए लोया। लोया। लोई इसको इसलिए कहते हैं, लाल रंग होता है ना। कैसा रंग होता है? लाल रंग। आज अपन अपने खूनरी बातें पढ़ेंगे। कौन सी बातें पढ़ेंगे? खून की बातें। चलो, देखो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, रक्त। रक्त। सबसे पहली बात देखो भाई, अरे रक्त का जो अध्ययन करते हैं ना, वो कौन सी विज्ञान में करते हैं? हेमेटोलॉजी। कौन सी साइंस भाई? हेमेटोलॉजी। बोर्ड पे देखो, ध्यान दो। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। हेमेट का मतलब होता है रक्त। हेमेट का मतलब क्या होता है? रक्त। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी कि रक्त का अध्ययन कौन सी साइंस में करते हैं? हेमेटोलॉजी। ऐसे याद कर लेना, हेमराज खून के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? खून के बारे में। यानी कि रक्त का अध्ययन कौन सी साइंस में करते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेट का मतलब है अपने पास में ब्लड, और लॉजी का मतलब है अध्ययन। पहली बात। दूसरी बात देखो भाई, रक्त निर्माण। रक्त निर्माण, अपने शरीर में जो खून है ना, वो कहां पर बनता है? इसकी फैक्ट्री कहां पर है? हमारे शरीर में खून की फैक्ट्री कहां पर है? ब्लड कहां पर बनता है? तो देखो सुनो, अपने शरीर में खून कहां पर बन रहा है? हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है ना भाई। अरे क्या पढ़ रहा है तू दरदेश को? हमारे शरीर में रक्त कहां बनता है? हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है ना, उन हड्डियों के बीच में होता है एक खाली स्थान। उस खाली स्थान को कहते हैं बोन मेरो। क्या कहते हैं भाई? बोन मेरो कहते हैं, बोन मेरो। ये देखो, ये हड्डी है भाई। ये क्या है? हड्डी है। और इस हड्डी के बीच के अंदर ये खाली स्थान है। बीच में ये क्या है? खाली स्थान है। देखो बीच में ये क्या है भाई? खाली स्थान है, खाली स्थान। बीच में ये खाली स्थान है। ये बीच में खाली स्थान है। तो हड्डी के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, ये तो है अस्थि। अस्थि का मतलब बोन। बोन या हड्डी भी बोलते हैं। और ये इसके बीच में जो खाली स्थान होता है, उसको कहते हैं बोन मेरो। क्या कहते हैं? बोन मेरो। बोन यानी अस्थि, और मेरो यानी मज्जा। अस्थि मज्जा। तो हमारे जो खून का निर्माण होता है ना भाई, खून बनता है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। हड्डियों के बीच के अंदर खाली स्थान होता है, उसे बोन मेरो कहते हैं। और इस बोन मेरो में रक्त निर्माण होता है। और जो ये रक्त निर्माण होता है, इस क्रिया को बोलते हैं हेमेटोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हेमेटोपोएसिस। रक्त निर्माण जो क्रिया होती है ना, रक्त निर्माण क्रिया को क्या बोलते हैं भाई? हेमेटोपोएसिस। और रक्त का निर्माण कहां से होता है? बोन मेरो से। बोन मेरो से, यानी कि मुख्य रूप से। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो खून है ना, वो कहाँ बनता है भाई? बोन मेरो से बनता है। कहां से बनता है? बोन मेरो से। लेकिन एक बात और याद रखनी पड़ेगी, ये जो बनता है ये तो वयस्क की बात है, हम सब जवान लोग हैं उनमें। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे। कौन भाई? बच्चे या भ्रूण। एम्ब्रियो बोलते हैं अंग्रेजी में भ्रूण को।
तो जो बच्चे और भ्रूण होते हैं ना, इनके बोन मेरो डेवलप नहीं होती है, परिपक्व नहीं होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है या कोई भ्रूण है, एम्ब्रियो जो गर्भ में पड़ रहा है, उसमें भी तो खून तो बन ही रहा है ना। तो उसका खून कहाँ से बनता है? भ्रूण का खून बोन मेरो से नहीं बनता, क्योंकि बोन मेरो अच्छे से डेवलप ही नहीं हुई है। तो उसका ब्लड अपने पास में एक तो बनेगा पलीहा से। कहाँ से बनेगा? पलीहा या स्प्लीन। और एक बनेगा लीवर से। एक कहाँ से बनेगा भाई? लीवर से, यानी कि यकृत से। लीवर या यकृत से। और कहाँ कहाँ से खून बन सकता है? और कहाँ कहाँ से बन सकता है भाई खून? एक जगह और है खून बनने की। देखो, एक जगह है खून बनाने में, थाइमस ग्रंथि होती है। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये भी रक्त निर्माण में सहायक है। रक्त निर्माण में सहायक है। देखो, सुनो भाई, गौर से देखो एक बार, हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। रक्त का अध्ययन किस में करोगे? आज ही आओगे ना? आराम से जाज पूछती फोन कर दीजिए। रक्त का अध्ययन किस में करते हैं? रक्त निर्माण की क्रिया। खून मैन कहाँ बनता है? बोन मेरो से। उसके अलावा पलिया या लीवर से। वयस्क में कहाँ से बनता है? बोन मेरो से। और फिर थाइमस ग्रंथि से भी बनता है। उतार लो ऐसे कैसे। उतार लो भाई। लाइट नहीं आ रही? आती तो ये फैन चलता ना। आ रही है रे? नहीं आ रही? अरे बकवास नहीं करनी, इतने पे करो, राय मत दो ज्यादा। पढ़ लो चुपचाप, अपना ध्यान दो। 15 पे करो, 20 पे करो, 58 पे करो, अपने हिसाब से कर लूंगा। लिख लो भैया आराम से। लिख लिए? धीरे धीरे डेवलप होता है ना। रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बात है।
धीरे धीरे बनती है, टाइम लग जाता है। लेकिन खून दान तभी करना चाहिए तब पहले खुद का काम चल रहा हो। कई कई है ना जिनका खुद का खून का काम ही नहीं चल रहा है, वो दान दिया हूँ जना, फिर खुद को भी गड़बड़ हो जाए। लेकिन लेते ही नहीं आजकल, जांच करते हैं तो हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होना चाहिए। अच्छा होता है वो 14 से 16 के बीच में होता है हीमोग्लोबिन लेवल। चले भाई आगे, चलो। अरे बताओ, नहीं इतना इतना धीरे नहीं लिखना है, 5 मिनट दे दिया, उतारने में 4 शब्द है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है लिखने में। एक बार देखो, रक्त का अध्ययन कौन सी साइंस में करते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेट का मतलब क्या है? रक्त। और लॉजी का मतलब अध्ययन। रक्त का निर्माण किस में करते हैं? हेमेटोपोएसिस। किस में करते हैं? हेमेटोपोएसिस। खून जो बनता है ना, वो मैन कहाँ बनता है? बोन मेरो से। ये तो वयस्क की बात है। और बच्चे और भ्रूण होते हैं उनमें पलिया और लीवर से। और एक थाइमस ग्रंथि यहाँ पर होती है, देखो थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है? हर्ट से तो ऊपर। अब कई देख ही नहीं रहे बावड़े की तरह, नीचे गर्दन झुका रखे हैं। कई चीजें देखने की होती है, देखकर समझने की। मैं कह रहा हूं देखो, और कई नीचे ही देख रहे हैं, तो फिर उनको क्या पता कहां पर दिखाए हैं। क्या कह रहे हैं? हर्ट के तो ऊपर, हर्ट के तो ऊपर और कंधे से नीचे यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। इस ग्रंथि को विलुप्त होने वाली ग्रंथि भी कहते हैं। बूढ़े लोगों में नहीं होती है ये, धीरे धीरे बचपन में बड़ा आकार होता है और धीरे धीरे उम्र घटती जाती है, इसका आकार छोटा होता जाता है। बुढ़ापे में ये ग्रंथि विलुप्त हो जाती है, बुजुर्गों में नहीं पाई जाती है। यानी कि बचपन में तो आकार बड़ा और बचपन में छोटा, बचपन में तो बड़ा और पचपन में छोटा, यानी कि 55 के आसपास मतलब बुढ़ापा, तो इसका आकार छोटा या विलुप्त हो जाती है। उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। ये इम्यूनिटी पावर भी डेवलप करती है, बच्चों के अंदर होती है, बाद में धीरे धीरे ये पिघल करके समाप्त हो जाती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो जन्म से लास्ट तक नहीं रहती? वो है थाइमस। बाकी सब ग्रंथियां लास्ट तक रहती है। अब अपन बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य में कितना खून होता है भाई। स्वस्थ मनुष्य में, तो देखो स्वस्थ मनुष्य में लिखना नहीं है अभी। स्वस्थ मनुष्य में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर लगभग। स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर लगभग। स्वस्थ मनुष्य की बात है ये, छोटे बच्चों की बात नहीं है ये। छोटा बच्चा तो मान लो कि भाई जैसे 3-4 किलो का हुआ तो उसमें 250 ml के आसपास ही होता है, 350 मान लो। लेकिन ये वयस्क की बात है, वयस्क में 5 से 6 लीटर खून होता है। दूसरा एक प्रश्न ये आता है कि शरीर के कुल वजन का कितना परसेंट ब्लड होना चाहिए? तो शरीर में जितना कुल वजन होता है ना, अपना कुल वजन, उस वेट के हिसाब से लगभग 7% ब्लड होना चाहिए, तब तो अपन स्वस्थ हैं, नहीं तो हम बीमार हैं। जैसे मान लो किसी का वजन 1 क्विंटल है तो उसमें 7%, 7 लीटर खून होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 लीटर। जैसे मान लो कि किसी के अंदर 60 किलो वजन है, अरे पैन को मत चबा, 60 किलो वजन है, झूठा गणना कर दिया सुबह सुबह ही। किसी में 60 किलो वजन है, कितना किलो वजन है? 60 किलो। तो 60 का 7% कितना हो गया? 7 × 42, 4 लीटर और 20, 4.20 आ गया। तो स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में कुल वजन का, स्वस्थ मनुष्य में लिखना मत अभी कोई भी, स्वस्थ मनुष्य में कुल वजन का कितना परसेंट ब्लड होना चाहिए? 7%। जैसे मान लो कि भाई पूजा का वजन कितना किलो है? 65 kg है। तो पूजा में रक्त होना चाहिए, पूजा में कितना रक्त होना चाहिए? पूजा में रक्त होना चाहिए। देखो
65 का 7%, का मतलब गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 का मतलब गुणा 7% का मतलब 100, 7×5 = 35, 3 7 × 42 45/100 और 4.55। कैलकुलेशन ऐसे फास्ट कंप्यूटर की तरह किया करो आप, तुरंत ही कई कई यहाँ करता रही जी दाई का त्रागर वागर वागर अत टाइम पूरो। तो कर लो देखे एक बार, गुणा भाग सही है कि नहीं, 7×5 = 35, 3 7 × 42 3 45, यानी कि 4.55 लीटर इतना खून होना चाहिए, यानी कि 4.5 लीटर मान लो, कितना खून होना चाहिए, 4.5 लीटर खून होना चाहिए। तो देखो स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर। कुल वजन का कितना होना चाहिए, 7%। एक बात और सुनो, हमारे शरीर में कितना वजन होना चाहिए, हमारे शरीर में वजन कितना होना चाहिए, इस साइड पकड़ा थे बाबू, यहाँ रख, छोरो टोल मंदी जो तो ही दूध दी आज में है सर, फिर यह भी फिर चलो देखो, सुनो मैं भी क्या कर रहा था, आपके शरीर में, आपके शरीर में जितना कितना वजन होना चाहिए, कुल लंबाई है ना, कुल लंबाई, कुल लंबाई में पुरुषों में तो कुल लंबाई में 107 घटा लो, उतना वजन है तो आप स्वस्थ है, फिट है। और लुगाइयों में 105 घटा लो। अब कैसे उदाहरण लो, मेरी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, मैं 170 सेंटीमीटर, मैं फौज में जाने लायक हूं, लेकिन इस मेरी लंबाई आपको दिख रही हो ना, तो ज्यादा बिल्कुल ये डॉगलब को ना, और ना ही बिल्कुल कम। अब मेरे में कितना वजन होना चाहिए, 170 में 63 वो 107 घटा दो तो 63 किलो वजन होना चाहिए मेरे शरीर में। अब 63 किलो वजन है तो मैं बिल्कुल फिट हूं, लेकिन मैं फिट नहीं हूं भाई, बात है जो बात की बात बताई जाएगी, भाई मैं फिट नहीं हूं। अगर 2-5 ऊपर भी है तो भी चलेगा, 70 तक भी मान लो ठीक है, ठीक ठाक है, चलेगा। अब वैसे मैं बीमार नहीं हूं क्योंकि चर्बी ज्यादा हो गई शरीर के अंदर, तो मेरे में 63 होना चाहिए, 2-3 डाउन मान लो, अगर 60 से नीचे है तो भी मैं बीमार हूं, 60 से नीचे है तो मेरी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। 65-70 भी है तो ठीक है, लेकिन मेरे में वजन है जो 70 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, ऊपर ही मेरिट जा रही है। अब तो खैर तुला नहीं, लेकिन मान लो कि 80 के इर्द गिर्द है, लेकिन लंबाई के हिसाब से ज्यादा वेट है मेरे में। अब मेरे में 180 है तो मेरी लंबाई 187 होनी चाहिए थी, तब है। अब छोरियां भी देख लो आपकी लंबाई के हिसाब से कितना होना चाहिए, जैसे जो भी आपकी लंबाई है ना सेंटीमीटर में, उसमें से 105 घटाओ, उतना होना चाहिए। और छोरों में जितने भी है उसमें से कितना घटाओ, अरे छोरे कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 107। अब देख लो क्या हिसाब है, अब लिखना स्टार्ट करवा देता हूं। अरे गांठे तो हार्मोन की वजह से कमी हो जाती है तब। चलो लिखो, आपने जहां तक लिखा ना उसके आगे सभी विद्यार्थी ध्यान दो, मैं बोल बोल के लिखवा रहा हूं, लिखो लिखो, बोल बोल के लिखवा रहा हूं, सब साथ हो जाएंगे। स्वस्थ मनुष्य में, लिखो स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। अब देखो ज्यादा दिमाग मत लगाना, मान लो किसी का 1 क्विंटल वजन है तो उसमें तो 7 लीटर होना चाहिए। अब आप सोचोगे गुरुजी कहे थे 5 से 6 लीटर, ये तो एवरेज है, पूरी दुनिया में जो जनसंख्या है उसका औसत है ये, तो भाई इतना होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी बात लिखो, स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में कुल वजन का, स्वस्थ मनुष्य में
कुल वजन का लगभग 7% रक्त होना चाहिए। 7। और भी जग जाए 7% रक्त होना चाहिए। सुनो, 25% भिन्न में कितना होता है? 1/4 भाग। 20% भिन्न में कितना होता है? 1/5 भाग। तो जो जो अपन डाउन आएंगे तो भिन्न में नीचे की संख्या बढ़ती जाएगी। 15% कितना भाग होता है? बताओ, बताओ, यहां मैं कोई बात बताऊंगा, देखे बताओ भाई। 20% को आपने भिन्न में बताया 1/5 भाग, 25 को बताया 1/4, 15 को बताओ, 15 भिन्न में कितना आएगा? बताओ देखे। सही सुई को काम को ना, वही डायरेक्ट भिन्न बोलो, विस्तृत भी मत बोलो। अरे मैं ये कह रहा हूं भाई, जैसे मान लो 50% को आप भिन्न क्या बोलोगे? 1/2। 25% को भिन्न क्या बोलोगे? 1/4। ये कह रहा हूं मैं। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 15% को आप क्या भिन्न बोलोगे? पॉइंट में भिन्न थोड़ी होती है, दशमलव की तो बात ही नहीं। बताओ, ये गीता माई जो कि बोलो हैं? कैसे निकालते हो आप भिन्न? बताओ मुझे। इसमें आपने ये कैसे निकाला? इसमें आपने ये ऐसे निकाला ना, 50/100, तब आया 1/2। इसमें आपने कैसे निकाला? 25/100, तब आया 1/4। इसमें निकाल लो 15/100, 3/30। ठीक है, अब बताओ 7% का बताओ, 7% का बताओ। 7/100 कितना आएगा? दिन क्या होगी? आटा पीटी हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? दिन में भी कई बार पूछता है, मैं ये कह रहा हूं आपको, ऐसे पूछता है कि स्वस्थ मनुष्य में कुल वजन का लगभग कितना भाग रक्त होना चाहिए? तो 7% है ना, 7%। शरीर का जो कुल वजन होता है उसका भाग निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? तो कुल वजन का भाग निकालोगे तो 7 का भाग दोगे। किसका भाग? वो सॉरी, 7 बटा वो जो वजन होगा उसका भाग दोगे भाई, उसी का तो भाग दोगे। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, जैसे 100 किलो का कोई आदमी है, कितने किलो का? 7% मतलब कितना हो गया? 7 लीटर। कितना हो गया? 7 लीटर। बार इसको ऐसे लिखो। क्या आपने लिख लिया क्या पूजा वाला? ये एग्जाम्पल लिखो इसको ऐसे कैसे? 7% होना चाहिए ये बता दिया क्या? लिख लिए? फिर ये पूजा वाला एग्जाम्पल लिखो। पूजा का वजन 65 kg है तो पूजा में रक्त होना चाहिए। लिख लो। तो अगर भिन्न में पूछे तो भिन्न में भी बता देना, मैं ये कहना चाह रहा हूं।
आज तक जो पढ़ाऊंगा ना, आज तक वो आएगा टेस्ट में, आज तक, शुरू से आज तक का आएगा, है ना। चलो, नहीं, देखो ध्यान दो, अगली बात देखो भाई, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। बोर्ड पे देखो, ध्यान दो। अरे भाई, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होती है? अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो पीएच स्केल होता है ना, देखो, पीएच, 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 पी और एच। अब देखो, गौर से देखना, इसमें से सही कौन सा है? 1 2 3 4। ये भी गलत तरीका, ये भी गलत तरीका, ये भी गलत तरीका। ये पीएच स्केल होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, तो पी का मतलब पोटेंज होता है और एच का मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन वैज्ञानिक ने किया था। केमिस्ट्री के अंदर ये बात आएगी। तो ये क्या है कि पी के घात में होता है, पावर में होता है। पी के किस में होता है? पावर में। तो ये अपने पास में पीएच है, इसकी रेंज होती है 0 से 14 तक, 0 से 14। और ये 7 होता है न्यूट्रल, उदासीन। 7 पर क्या होता है? उदासीन। और 0 से 6.9 तक तक होता है अम्लीय। और 7.1 से 14 तक तक क्षारीय होता है। और सुनो, इसमें भी डिवाइड कर देते हैं। 3.5 से पहले ये वाली रेंज होती है ना, ये तो होता है प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये होता है दुर्बल। और ये इसमें 10.5 होता है, इससे पहले की ये रेंज तो होती है दुर्बल, और ये रेंज होती है प्रबल। यानी कि अपने पास में क्या होता है? अपने पास में ये जो एरिया होता है ना, कौन सा एरिया? ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया तो अपने पास में दुर्बल रेंज होती है। कौन सी रेंज होती है? दुर्बल। तो 7.4 है ना, जो दुर्बल क्षार है। कौन सा क्षार है? दुर्बल क्षार। 7.1, 7.2 3 4। तो ब्लड है ना, इसका पीएच मान फिक्स होता है, याद रखना। कई किताबों में ऐसे टिप टिप करके लिख दिया जाता है 7.14 से इतना तक। खून का पीएच फिक्स होता है। जिस दिन खून का पीएच बदल जाता है, उस दिन आदमी बीमार होता है। सीधी सी बात है। तो रक्त का पीएच 7.4 बना रहना चाहिए। यानी कि अपने पास में यहाँ पर बात क्या है? अपने पास में यहाँ पर बात यह है कि भाई, जो रक्त है ना, उस रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। और यहाँ पर इसकी प्रकृति पूछ ले कि भाई, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो हल्का, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय या दुर्बल क्षारीय, हल्का क्षारीय या दुर्बल क्षारीय। अब ऐसे मत बोलना गुरुजी, ये छींट के मायने गए लिखवा लगा। आगरा की छींट। लिख लो, लिख लो। दिख तो रहा है ना ये, छींट में भी दिक्कत है, वेलवेट में। हाँ, लहरिया प्रिंट है। प्रकृति हल्का क्षारीय या दुर्बल क्षारीय। बफर, बफर मत लिख देना, बफर विलियन। ये समझाऊंगा अभी क्या होता है बफर विलियन।
देखो, एक बफर नाम का वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था? बफर। उसने बताया कि जो विलियन है ना, विलियन, बफर नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि ऐसा विलियन जिसका पीएच बदलता नहीं हो, उस विलियन को क्या कहते हैं? बफर विलियन कहते हैं। ऐसा विलियन जिसका पीएच मान बदलता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? बफर विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर विलियन कहते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विलियन है जिसको बफर विलियन कह सकते हैं? रक्त। आंसू का, लार का, पित्तरस का, वीर्य का, इन सब के पीएच मान ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रक्त वाला पीएच मान है जो फिक्स होता है, इसलिए इसको बफर विलियन कहा जाता है। तो लिखो बफर विलियन। इसमें लिखो, लिखो ऐसा विलियन, लिखो ऐसा विलियन, ऐसा विलियन जिसका, ऐसा विलियन जिसका पीएच मान, ऐसा विलियन जिसका पीएच मान अपरिवर्तित, ऐसा विलियन जिसका पीएच मान अपरिवर्तित रहता हो, ऐसा विलियन जिसका पीएच मान अपरिवर्तित रहता हो, बफर विलियन कहलाता है। ऐसा विलियन जिसका पीएच मान अपरिवर्तित रहता हो, बफर विलियन कहलाता है, बफर विलियन कहलाता है। जैसे रक्त, जैसे रक्त, जैसे रक्त। ये कलर दिख रहे हैं बाबू कंप्यूटर में? ये लिख रहा हूं जो, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा रक्त है वो कितना होना चाहिए, कहां पर बनता है, पीएच मान क्या है, सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आगे चलेंगे। हमारे शरीर में जो खून होता है ना, उस खून को हम क्या बोलते हैं? तो देखो ध्यान देना, हमारे शरीर में सबसे पहले बनती है कोशिका। क्या बनती है? कोशिका बनती है। सबसे पहले क्या बनती है भाई? कोशिका बनती है। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनते हैं? अंग। अंग से क्या बनता है? तंत्र। और तंत्र से क्या बनता है? वही तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। तंत्र से क्या बनता है? शरीर। देखो इसको तो सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यूम टिश्यूम नहीं, टिश्यू। इसको बोलते हैं ऑर्गन, और इसको बोलते हैं सिस्टम, और इसको बोलते हैं बॉडी। अब देखो गौर से देखना, हमारे शरीर में सबसे पहले बनती है कोशिका, फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है ना, यानी कि कोशिकाओं का जो ग्रुप समूह होता है उसको उत्तक, उत्तकों का समूह क्या होता है? अंग, और अंगों का समूह क्या होता है? तंत्र, और फिर क्या बनता है? शरीर। जिस जिस जीव के अंदर, जिस जीव के अंदर बहुत सारे तंत्र नहीं होते हैं ना, उसका शरीर नहीं होता। कभी आप ऐसे देखोगे तो कभी ऐसे कहो यार देखो ये मकोड़ा है ना, बॉडी बना रखा है यार। मकोड़ा कभी बॉडी नहीं बनाता। बॉडी का मतलब होता है शरीर, मकोड़ा का कोई शरीर नहीं होता। मकोड़ा में इतने तंत्र नहीं है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र। मकोड़ा मकोड़ी की कोई डिलीवरी नहीं होती है कि भाई ऐसे डिलीवरी हुई है जापा हम छेर यहाँ को ना, कोई अंडे वंडे निकलते हैं और उनसे ही बच्चे उच्चे बन जाते हैं सारी चीजें। तो हर जीव का शरीर नहीं होता है, हर जीव का शरीर नहीं होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, गौर से देखना भाई। तीन कोशिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट। ये तीनों क्या है? कोशिका। ये तीनों कोशिकाएं मिलकर के समूह बनाएंगी तो क्या बनाएंगी? उत्तक। और उस उत्तक का नाम क्या है? रक्त। और ये जो उत्तक बनेगा जो कैसा बनेगा? तरल बनेगा। कैसा बनेगा? तरल। और फिर इस इन उत्तकों से फिर क्या बनेगा? अंग। अंग क्या क्या बनेंगे? जैसे हृदय हुआ, लीवर हुआ, जिन जिन के अंदर खून है। और फिर इनसे क्या बनेगा? तंत्र। तंत्र में क्या आ जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। और ये सब सिस्टम किसके अंदर है? शरीर में है।
तो अपने को परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है रक्त क्या है, तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल है, लिक्विड है, संयोजी संयोजन हुआ है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट इनसे बना है, इसलिए रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर कहाँ लिखे थे अपन? यहाँ लिखो, अगली लाइन लिखो, रक्त रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है भाई? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। अब हम बात करेंगे भाई रक्त के कार्य। रक्त के कार्य, तो रक्त है ना वो क्या क्या काम करता है? पहली बात, चलो देखो गौर से देखना, बढ़िया सीधी बैठो, सीधी बैठो, सुनो। खून क्या क्या काम करता है? पहला काम है रक्त का शरीर में गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन का मतलब होता है लाना और ले जाना। परिवहन का मतलब होता है लाना और ले जाना। तो अब देखो सुनो, मैं श्वास ले रहा हूं, आप सब भी ले रहे हो, तो अपन ने श्वास लिया, तो श्वास लिया, आप गौर से देखते जाना, आप कोई देखेगा नहीं, नीची गर्दन रहेगी ना उसकी तोड़ ही देंगे गर्दन को। समझो यहाँ पर लाइव सिस्टम जो चीजें बता रहा हूँ, एक तो ऑडियो होता है, एक वीडियो। ऑडियो में तो सिर्फ आवाज सुनते हैं, वीडियो में चित्र भी देखते हैं। तो आपको वीडियो के हिसाब से पढ़ना है। सामने मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, हमने श्वास ली और श्वास लेने के बाद में ये सारी की सारी जो श्वसन क्रिया है, वो श्वास की गैसें है ना वो गई फेफड़ों में। कहां पर गई? सभी गौर से सुनते रहो, कहां पर गई? फेफड़ों में गई। फेफड़ों में क्या था? ब्लड था। फेफड़ों में ब्लड था, उस ब्लड के अंदर ये गैसें मिल गई। सारी गैस लेते हैं हम हवा में, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते, याद रखना, सारी ही जाती है। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं बैठे कि ऑक्सीजन तू आ जा, नाइट्रोजन तू बाहर जा, सारी ही जाती है। बाद में जो मुख्य क्रियाकारी है वो है ऑक्सीजन। फिर यहाँ आने के बाद फेफड़ों में ब्लड था, उस ब्लड के अंदर मिल गई जो हमने श्वसन में अंदर जो गैसें ली ना, वो गैसें मिल गई। वो गैसें मिलते ही उसके अंदर ऑक्सीजन भी मिल गई। तो वो जो ब्लड है ना, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमेशा शुद्ध ब्लड बन जाता है। कौन सा ब्लड बन जाता है? शुद्ध। तो यहां पर जो ऑक्सीजन फेफड़ों के पास गई, ऑक्सीजन गैस और सभी गैसों का स्टेशन है फेफड़े। अब यहाँ स्टेशन पर जाने के बाद पूरा भारत देश है, यहां से एडी से चोटी तक, दिल्ली, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सोंडी वोंडी सब, तो सब जगह ब्लड जाएगा और सब जगह गैस भी जानी चाहिए। हमारी उंगलियों में भी श्वसन हो रहा है, हमारे यहाँ सिर में भी श्वसन हो रहा है। तो हमने जो गैसें ग्रहण की वो तो फेफड़ों में ही है, वो तो कहां पर है? फेफड़ों में ही है। अब वो गैसें जाएंगी कहां? शरीर की सभी जगह तक। तो ब्लड नाम की बस है। कौन सी बस है? ब्लड नाम की। उस बस में बैठ जाएंगे यात्री, यात्री का नाम है गैसें, जो गैसें हैं। फिर ये यहां पर जाएंगी, ये गैसें बैठ करके यहां से जाते हैं, यहां पर एक पल्मोनरी शिरा होती है यहां से। और पल्मोनरी शिरा जो अपना हर्ट होता है ना, हर्ट, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 तो आलिंद और 2 नील है। तो ये तो बायां पार्ट हो गया और ये दायां पार्ट हो गया, ये तो बायां हो गया और ये दायां पार्ट हो गया। तो बाएं भाग के अंदर जाएंगी वो गैसें, और वो गैसें क्या करेंगी? दबाव देंगी, और दबाव देते ही हर्ट है ना, ऐसे हाथ की तरफ देखो, ऐसे पंपिंग करेगा। बाएं आलिंद से ब्लड है जो नीचे खिसकेगा, बाएं नीलम। फिर यहाँ एक मोटी सी धमनी है, उससे फिर ब्लड बाहर निकलेगा, फिर पूरे शरीर की धमनियों में चला जाएगा। तो जो गैस थी ना, उसको पूरे शरीर में लेकर के कौन गया? रक्त। कौन लेकर के गया? रक्त। अब सुनो, अब यहाँ पर भी CO2 बन रही है, यहाँ भी बन रही है, पूरे शरीर में CO2 बन रही है, हर जगह बन रही है, हर कोशिका के अंदर CO2 वापस बन रही है। अब वो यहाँ की जो CO2 है वो बाहर कैसे निकलेगी? उसको बाहर आने का रास्ता ऐसे नहीं कि अंडीकरी निकल जाएगा सीधा सोल्ट गटी, वो यहाँ से, यहाँ की जो है ना CO2 वगैरह, वो फिर दूसरा एक हाईवे है, जाने वाला हाईवे तो दम नहीं होता है, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, शुद्ध ब्लड होता है, वापस आती है ना CO2, उस हाईवे का नाम है शिरा। तो शिरा नाम की नलियों से वो बहता हुआ वापस ब्लड है जो CO2 को लेकर के आएगा, वो अशुद्ध ब्लड होता है।
यहां से ये ऐसे आऊ करके फिर अपने आएगा हर्ट में। ये रक्त का पंपिंग स्टेशन है। रक्त का पंपिंग स्टेशन हर्ट में दाएं भाग में आएगा। दाएं भाग के अंदर अशुद्ध खून रहता है हमेशा, बाएं में शुद्ध। इसलिए कभी आप हर्ट को देखोगे तो आधा तो लाल और आधा नीला। तो लाल लाल होता है वो तो शुद्ध, और नीला होता है जो अशुद्ध, नीला होता है जो अशुद्ध। अब यहां पर आ गया। अब यहां आने के बाद में यहां से एक नली होती है जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी। ये यहां से वो जो अशुद्ध ब्लड है ना, उस अशुद्ध ब्लड को लाके छोड़ देगी फेफड़ों में। किसमें लाके छोड़ देगी? फेफड़ों में। अब फेफड़ों से CO2 तो हो जाएगी बाहर और खून वहीं रह जाएगा। उसी खून में फिर ऑक्सीजन मिलते ही वही खून शुद्ध बन जाता है। वही खून क्या बन जाता है? शुद्ध बन जाता है। ऐसा पूरे शरीर के अंदर क्या चलता रहता है? चक्र चलता रहता है पूरे शरीर के अंदर। यानी कि शरीर में सभी जगह गैसों को ले जाना और लाना, ये काम कौन करता है? रक्त करता है। कौन करता है? रक्त। और खून जो होता है ना, कभी भी देखना रक्त दान करते हैं ना, ये लड़की क्या कर रही है? नींद आ रही है भाई? तो नींद आ रही है तो घर पे सो आराम से, या और कुछ कर रहे, तबीयत खराब है? नीचे गर्दन नहीं रहनी चाहिए मेरे समझाते टाइम, क्योंकि अब मैं इस तरीके से समझा रहा हूं तो आपको क्या पता। कई कई ऐसे कहते हैं ना कि देख, मतलब मोबाइल फोन पर जैसे रह सके, देख मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ और 650 किलोमीटर दूर तो हाथ ऊपर दिखोगे। देख देख मैं यहाँ हाथ, देख मेरा हाथ में लाडू रही हो, वीडियो कॉल करेगा तभी तो दिखेगा। अब सुनो, इसमें क्या होता है? रक्त गैसों का परिवहन करता है। रक्त क्या करता है? गैसों का परिवहन करता है। खून दान करते हैं तो अशुद्धि देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो इन सिराओं में नीला खून होता है, देखो नीला नीला, यही खून अशुद्धि निकाला जाता है और अशुद्धि डाला जाता है दोबारा भी। फिर ये शुद्ध कैसे हो जाता है? शरीर में जाकर के सर्कुलेट होता है ना, तो सर्कुलेशन के अंदर वही ब्लड क्या बन जाता है? शुद्ध बन जाता है। तो रक्त का पहला काम लिखो, लिखो पहला काम, रक्त शरीर में, लिखो रक्त शरीर में, रक्त शरीर में गैसों का परिवहन, रक्त शरीर में गैसों का परिवहन करता है। रक्त शरीर में गैसों का परिवहन करता है। बोर्ड पे देख लो, कोष्टक में O2 CO2 भी लिखा है मैंने। रक्त शरीर में गैसों का परिवहन, कोष्टक में O2 है, CO2 करता है। सबने लिख दिया? अच्छा, पहला काम हो गया। दूसरा काम, अपन जो भी खान पान करते हैं ना, जो भी कुछ भी खाते हैं, तो हम खाएंगे तो मुंह के द्वारा एंट्री करेगा। अब हमारे वो जो भी खान पान करेंगे ना, उसके पोषक तत्व मस्तिष्क में भी जाएंगे, एडी में भी जाएंगे, चोटी में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। तो हमने खान पान किया, वो पोषक तत्व यहां तक पूछे कैसे? अब सुनो गौर से देखना, देखो ध्यान देना मेरी तरफ, फिर मुझे गुस्सा आता है कोई ध्यान नहीं देता तो। गौर से देखना, अपन ने जो भी खान पान किया, हमने खाया पिया, आधा पाचन अमाशय में हुआ, पूर्ण पाचन छोटे हाथ में हुआ, पूरा पचते ही जो क्वालिटी के तत्व थे उनको लीवर खींच लिया, और बाकी अपशिष्ट था जिसको अपन ऐसे करके निकाले आते हैं। अब लीवर है ना, लीवर जो खान पान का रस था, खान पान का जो कस था, उसको पित्तरस बोलते हैं, देसी भाषा में बता रहा हूं। जो खान पान का कस था वो पित्तरस। अब यहाँ पर पूरी की पूरी क्वालिटी हो गई, मतलब मेन चीज थी ना, जो जूस का निचोड़ था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, लीवर में। अब यहां से भी ये सवारी उठाती है, ब्लड है ना, ब्लड ये बस है, ब्लड क्या है? बस है, लाल बस है। ये यहाँ से भी सवारी उठाती है कि हाँ भाई कोई आया खान पान का, कोई पोषक तत्व हाँ आ गया, लो चलो। यहाँ से फिर वो ब्लड में मिल जाता है और फिर पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता ही है, लंग्स फिर हृदय, पूरे शरीर में जहां जहां पोषक तत्व चाहिए वहां वहां पोषक तत्व आराम से पहुंच जाते हैं। तो शरीर में जो पोषण के पोषक तत्व है ना, उनका प्रत्येक कोशिकाओं तक परिवहन कौन करता है? रक्त। तो दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो रक्त शरीर में, लिखो रक्त शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक, रक्त शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक पोषक तत्वों का, रक्त शरीर में
प्रत्येक कोशिकाओं तक पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है। रक्त शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है। ठीक है भाई। तीसरा काम, देखो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है ना, मानव शरीर का, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, एनटी, नॉर्मल टेम्परेचर, वो ओरिजिनल तो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 37 डिग्री बोलते हैं। शरीर का सामान्य तापमान इतना होता है। स्वस्थ आदमी की बात है, किसकी बात है? स्वस्थ की। तो हमारा जो रक्त है ना, रक्त, वो रक्त शरीर के ताप को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब नियमन, 37 ही बनाए रखता है। वो कौन बनाता है? रक्त। कैसे बनाता है सुनो। जैसे मान लो कि आपने ब्याह शादी में गए, गरम गरम पूड़ी सब्जी खा ली, गरम गरम चीजें खा ली, और फिर थोड़ी देर बाद आइसक्रीम देखी, आइसक्रीम भी खा लेते हैं, आइसक्रीम भी खा ली। अब आपने गर्म चीजें खाई, शरीर में गर्म चीजें गई, तो बताओ शरीर का तापमान बढ़ा कि घटा? मान लो पूरी बाल्टी पानी की भरी है, पूरी बाल्टी पानी की भरी है, उसके अंदर मान लो कि भाई 5-7 कोयले डाल दें जलते हुए, तो बताओ वो टेम्परेचर बाल्टी का बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पूरा शरीर बाल्टी है, इसमें गर्म चीज डाल दी तो टेम्परेचर बढ़ा, 37 से ज्यादा हुआ। टेम्परेचर ज्यादा होने से शरीर बीमार हो जाता है। अब होगा क्या? यहाँ पर आमाशय के अंदर जाते ही है ना, ब्लड एक्टिव हो जाता है, एंजाइमों को आदेश देता है कि रेगुलेट करो, 37 पे ही बढ़ाओ, 38, 39, 40 तक पहुंच गया तो वापस बढ़ाओ। तो फिर वो क्या करते हैं, उस पर ठंडी बौछारें हो जाती है एंजाइमों की, और फिर वो जो गर्म भोजन था ना, वो गर्म भोजन है जो वापस रेगुलेट करके 37 पर ले आया, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। ये शरीर अपने आप खुद काम करता है, इसमें अपने को कोई कमांड नहीं देनी पड़ती कि यार कम करना यार, मैं तो ज्यादा गर्म खा गो। शरीर है ना जो खुद ही कर लेता है, ज्यादा गर्म को खुद फेंक ही देता है ये बार। जैसे आप समोसे खाते हो ना, गर्म आलू आ जाए मुंह में एंट्री करते ही ऐसे ही कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर है ना, यहाँ भी कर्मचारी बैठे हैं, यहाँ पर एंजाइम है ना, लार ग्रंथि वाले, ये सब, इनको बहुत भयंकर गुस्सा आता है कि मार दिया यार, फेंक इसको बाहर। और फिर ये यहाँ पर तंत्रिकाएं है ना, ये मस्तिष्क को ऑर्डर देती है कि क्या कर रहे हो, इतने गर्म डालने, कौन कह रहा था? बकवास तो नहीं चलेगी। फिर मस्तिष्क ऑर्डर देता है मुंह को, और मुंह के जो अंग है ना, वो ऑर्डर देते ही फिर प्रेशर बनाते हैं बाहर। ज्यादा बकवास नहीं यार, थोड़ी बहुत तो करो, थोड़ा बहुत है उसको तो मैं रेगुलेट कर दूंगा, तो बिल्कुल ही डाल रहे हैं जो। तो शरीर खुद ही काम करता है, शरीर खुद ही काम करता है, सच्चाई है ये, मैंने रिसर्च पढ़े, ये शरीर क्या है, खुद ही काम करता है। अच्छा मान लो फिर, अच्छा कोशिश भी करता है बेचारा, कई बार मुंह के अंदर आ गया, मान लो कि आलू आलू, वो उसको अपन ऐसे बना करके ऐसे ऐसे भी करते हैं, तो वो कोशिश भी करता है, फिर ज्यादा ही गर्म है तो फक ही चला जाता है। अच्छा अपन कोई भी खान पान करते टाइम हंसी आ जाती है, तो वो हंसी इसलिए आती है कि भाई ये हंस आ रहा है, और हंसते टाइम में ये एपिग्लोटिस ढक्कन है ना, ये प्रभावित हो जाता है, इसको गुस्सा आता है। अगर हंसते टाइम में वो बाहर नहीं फेंके ना, तो ये सांस नली में भर जाए पूरा ही पदार्थ, इसलिए ये ऑर्डर देता है क्या बकवास कर रहे हो, तो कोई चीज ले रहे हैं हंसी आ गई तो वो बाहर फेंकता है, फेंक। तो कई बार, कई जैसे पानी पी रहे हैं, हंसी आ गई, फुक। तो यहाँ पर वो आदेश देते हैं कि यार क्या बकवास कर रहे हो, हंस भी रहे हो और पानी पी रहे हो, ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये बकवास नहीं चलेगी। इसलिए शरीर खुद कंट्रोल करता है। आज से पहले आपको पता था कि ये ऐसी कैसी कैसी चीजें होती है, शरीर खुद ही रेगुलेशन करता है। तो रक्त का पीएच नियमन, रक्त का पीएच सॉरी रक्त का ताप नियमन कौन करता है? ब्लड करता है। जैसे खान पान किया तो यहां जाते ही है ना, पूरे शरीर में कोशिकाओं में ब्लड है। आपको एक बात बताऊं, खाना खाने के बाद नींद क्यों आती? खाना खाने के बाद जैसे मान लो 5 से 6 लीटर खून है ना बॉडी में, तो 2 लीटर तो पेट में ही आ जाता है। 2 लीटर पेट में क्यों आया? सारी सेना यहाँ पर इकट्ठी क्यों हुई? क्योंकि आपने अगड़म ठगड़म ठूस लिया, ठंडा गर्म वो सारी चीजें, तो वो कंट्रोल करने के लिए, भाई मुकाबला करने, तो सारा ब्लड यहीं पर आने पर तंत्रिकाएं है ना, जो आदेश देती है कि सोया जाए, नींद आने की संभावना ही रहती है। 4 लीटर ही रहता है, और जगह 2 लीटर तो यहीं आ जाता है सारा का सारा खून, तो 2 लीटर तो वो आ गया, और आपने ठूस लिया,
इसलिए ये ऐसे हो जाता है। वो खून यहाँ आया क्यों? क्योंकि वो कमांड देगा, वो उसका ये मास्टर बैठा है पीयूष ग्रंथि, वो उसको बुला ली कि यार यहाँ पर आ, यहाँ पर आतंकी आ रहे हैं, कोई ना कोई हमला हुआ है, ठंडा गर्म। कहीं कहीं फिर क्या करते हैं अपन, खान पान जो करते हैं ना, उस खान पान को विज्ञान ये कहती है, विज्ञान ये कहती है, विज्ञान ये कहती है, विज्ञान ये कहती है कि सचिन गुजर कृष्ण गुजर को ऑफिस में भेज दो, विज्ञान ये कहती है। तो सुनो विज्ञान क्या कहती है, विज्ञान ये कहती है कि कोई भी खाना खाओ ना तो उसको 32 बार चबाओ, एक निवाले को। एक घास आप ले ना तो उसको कितने बार चबाना है? 32 बार। अगर कोई 32 बार चबा करके फिर उस चीज को खाता है तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होगा, सत्यता है ये। लेकिन अपन 20 बार चबाते हैं क्या? अपन क्या करते हैं, 2-3 नैया लगाया चाल बादे, तो फिर ये क्या है कि इनको जोर आता है, ताकत है कि यार ये टुकड़ा ही दे रहे हो, मोटो दे रहे हो, मोटो मोटो दे रहे हो, तो फिर उसको दिक्कत आती है। 32 बार अपन चबाएंगे ना तो लार ग्रंथियां इतनी एक्टिव हो जाएंगी और एंजाइम भी इतने एक्टिव रहेंगे, जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे। 32 बार चबा के आप देखना। लेकिन 32 बार चबाओगे ना तो मतलब आधा पौन घंटा तो खाने में लग ही जाएगा। मतलब घर का सारो काम कर रहा, जाहिर थे यहाँ करता ही करता, क्यों हो रहे, खाना खा रहा हूँ 32 बार एक को चबाना है, गुरु जी बोला जा। तो घर वाले आपको ऐसे कह देंगे गुरु जी यही खाया जाए, झूठे ही खाया चाहिए थोड़ी हो जाए। लेकिन सच्चाई यही है, ऐसा कोई भी नहीं करता 32 बार चबाना। मैं भी 32 बार नहीं चबाता। तो लिखो, लिखो तीसरा पॉइंट, रक्त शरीर में, रक्त शरीर में पीएच, पीएच का भी लिखेंगे पहले, ताप का। रक्त शरीर में ताप नियमन करता है, ताप नियमन करता है। नियमन का मतलब क्या है? रेगुलेशन। समझी हुई बात जिंदगी में याद रहती है। आज जो बातें बता रहा हूं ना, धरती पर रहोगे तब तक बातें याद रहेंगी, परीक्षा में इधर उधर आ जाएगा तो भी सही हो जाएगा। आप गरम गरम दूध पी लेते हो ना, गरम दूध पीने के बाद पसीने क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर हालात खराब हो गए, अंदर अंदर हालात खराब हो गए, यार ये तो भयंकर ही डाल दिया गरम गरम, तो हालात खराब हो गए। तो पूरे शरीर के जो जितना भी ब्लड है ना, उसको आदेश दिया जाता है कि शरीर में से जो हीट है ना उसको बाहर करो। तो शरीर में से हीट को बाहर करने के लिए उत्सर्जन चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? उत्सर्जन। गर्म दूध के गिलास पी करके रजाई में सो जाओ, जल्दी गर्म हो जाएगी। ऐसे नहीं कि रजाई के अंदर है जो कऊ जड़ा लो, ऐसे गर्म नहीं। गर्म दूध पी करके रजाई में सो जाओ, जल्दी गर्म हो जाए। क्यों? क्या गर्म दूध पीते ही शरीर में से हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। कि शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा ना, वो तो भाई वापस रेगुलेशन में लाएगा। इसलिए शरीर से अंदर से बाहर हीट बाहर निकलेगी, और हीट बाहर निकलेगी, उसमें पसीना भी आपके आ सकता है। अब सुनो एक बात और समझो, देखो कितनी रिसर्च की लॉजिकल चीजें हैं। पंखा चलेगा तो गर्म होगा कि वैसे ही रहेगा? तो चलेगा तो गर्म होगा। अपन कोई भी काम करते हैं, कुछ भी काम करो, शारीरिक श्रम कोई भी करो, तो कोई भी काम करते हैं तो शरीर क्या होता है? गर्म। शरीर गर्म होता है, शरीर से हीट बाहर निकलती है, शरीर से हीट बाहर निकलती है, और पसीना भी अपने इसी वजह से आता है, क्योंकि ब्लड उस टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। पीएच मान का भी नियमन करता है, पीएच मान का। जैसे देखो स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होना चाहिए? 37। कितना होना चाहिए? 37। ऐसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का पीएच है ना 7.0 से 8.0 की रेंज के बीच में होना चाहिए। पूरे शरीर का, मानव शरीर का पीएच है ये। कौन से शरीर का पीएच है? मानव शरीर, पूरे शरीर का इसी रेंज में होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि अपने बहुत खट्टी चीजें खा जाते हैं, बहुत मीठी चीजें खा जाते हैं, कई बार कड़ी चीजें खा जाते हैं, तो अब हमारे शरीर का पीएच बदलेगा साहब। भाई खट्टी चीजों के लिए तो अमल खा गए अपन ने, हैं, कड़वी चीजें खा गए, छार स्वाद में खट्टे मीठे अमल, वो सारी चीजें अपन पढ़ते ही हैं। तो अपन ऐसा खान पान करते हैं तो पीएच तो बदलेगा, और अगर पीएच बदलेगा तो फिर बफर विलियन कहाँ रहेगा? तो शरीर बीमार हो जाएगा। पीएच बदलेगा तो शरीर क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। आप 4-5 दिन की खट्टी छाछ खा लो, बीमार होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि पीएच रेगुलेशन बन ही नहीं पाएगा, यहाँ कर्मचारी सब फेल हो जाएंगे।
पहली बात जीवन में ध्यान रखना, शरीर खुद ही किसी बीमारी से बचाने का प्रयास करता है। शरीर तो जब हार जाता है तब आप खुद ही उसको हरा देते हो। तो वो काम करना कि यार अब कौन बात बनाए, तो चलो बढ़वा दो या करे जी या करवा दो। घर घर परिवार में संगठन होता है तो वो कभी नहीं हारता, लेकिन संगठन टूट जाता है तो वो क्या हो जाता है, हार जाता है। आजकल क्या है कि हर घर परिवार में पंच पटेल जाता है, मतलब सारे घर वाले हैं तो सारे ही ज्ञानी होते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान होता है, एक की बात नहीं मानते, इसलिए फिर वो संगठन टूट जाता है। तो पीएच रेगुलेशन भी ब्लड ही करता है। कौन करता है, ब्लड। अच्छा सुनो कैसे करता है, अब सुनो। खट्टी चीजें अपन ने खाई पी, शरीर में कोई गैसें चली गई तो डकार आना, ऐसे डकारे आना, तो यहाँ अंदर से कर्मचारी है ना कि यार ये फालतू की एसिडिटी बन रही है, इसको फेंको बाहर। आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हो तो वो हानिकारक चीजें बन जाती है, उसमें CO2 होती है, CO2 ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकारें आएंगी। वो डकारे कौन करवा रहा है, ब्लड करवा रहा है। कौन करवा रहा है, ब्लड। यार गंदी गंदी चीजें इसने डाल ली, बहुत सारी कड़ी चीज खा जाते हो तो उसमें क्या करता है ये, फिर अपने ऑफिस में भी सूचना भेजता है। जैसे आपने बहुत भयंकर मिर्च खा ली, और मिर्च खाते ही है ना बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हुआ, तेज पसीने आ गए, कई कई एक एक कटोरी मिर्च, लाल मिर्च छोंक छोंक के खाते हैं स्वाद करने के लिए, सुबह रिजल्ट तो फिर खराब आता ही है, वो तो आपको ही पता है, बहुत ज्यादा भयंकर जलन वलन होती रहती है। तो सुनो, बहुत भयंकर गरम मिर्च आपने खा ली, तो मिर्च खाने के बाद बहुत भयंकर कड़ा लगा, कई बार ऐसे लगता है कि यार क्या ही करें, तो वो ब्लड है ना, ब्लड, वो ब्लड ब्लड के टच में तो जा ही रही है सारी की सारी चीजें, तंत्रिकाएं जुड़ी हुई है, तो फिर वो मस्तिष्क को निर्देश देंगी कि यार बहुत भयंकर कड़वा लग रहा है। ये सारी तंत्रिकाएं हैं जो जीभ से भी जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी रहती है, जीभ से भी जुड़ी रहती है। तो लिखो चौथा, चौथा क्या था, रक्त। इसी लाइन को लिख लेंगे ऐसे कैसे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, पीएच नियमन लिख लो। रक्त शरीर में पीएच नियमन का कार्य भी करता है, रक्त शरीर में पीएच नियमन का कार्य भी करता है। और अभी एक बात बताया ही था, लास्ट पांचवी बात लिख लो। रक्त शरीर में, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक है। रक्त शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक है। कुछ अंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।